नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे जिहादी गैंग ने अचानक क्यों इस्कॉन को अपने निशाने पर ले लिया है और कट्टरपंथियों को इस पर क्यों मिल रहा है बांग्लादेश की सरकार का साथ, मूड मीटर की पहली स्टोरी में इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और आयुर्वेद के नुस्खे को इस्तेमाल करके 40 दिन में कैंसर को ठीक करने का जो सिद्धू का दावा है, उसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्यों मोर्चा खोल दिया है, यह भी आपको दिखाएंगे मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ एक जो बड़ी साजिश हो रही है, उससे जुड़ी रिपोर्ट। तो माथे पर तिलक चंदन, गले में तुलसी माला, भगवा रंग में रंगी धोती और कपड़े, फोटो पर हरे राम हरे कृष्णा का भजन, सनातन धर्म और भगवान कृष्ण की भक्ति से दुनिया भर में लोगों को जोड़ने वाली संस्था इस्कॉन क्या एक उग्रवादी संगठन है? क्या एक आतंकवादी संगठन है? इस्कॉन को थोड़ा भी जानने वाले लोग इस सवाल से ही चौंक जाएंगे। लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी गैंग अब इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग कर रहा है। इनके कत्लेआम का ऐलान हो रहा है। बांग्लादेश की गलियों सड़कों पर घूम घूम कर खुलेआम कहा जा रहा है कि इस्कॉन से जुड़े लोगों को ढूंढो और उन्हें जिबह कर दो। जिबह कर दो यानी गला रेत कर उनकी हत्या कर दो। बांग्लादेश में जिस अंदाज में सब कुछ हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि वहां कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली है। बांग्लादेश से लगातार डराने वाले वीडियो आ रहे हैं जो अल्पसंख्यक हिंदुओं में फैलाई जा रही दहशत की गवाही दे रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने 2 दिन पहले हिंदू संत और बांग्लादेश इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया। उसके बाद से ही बांग्लादेश में जगह जगह ऐसे कट्टरपंथी प्रदर्शन जारी है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में ऐसे वीडियो पहुंच रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार को यह सब नहीं दिख रहा। भारत की तरफ से जताई गई आपत्तियों को वो बांग्लादेश को बदनाम करने की साजिश बताने में जुटी है, जिसका सीधा मतलब यही है कि इस्लामिक कट्टरपंथी गैंग को बांग्लादेश की सरकार से सीधी सह मिल रही। सवाल यह है कि बांग्लादेश का कट्टरपंथी जमात जो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढा रहा था, वो इस्कॉन के खिलाफ क्यों एकजुट हो गया है? क्यों अब वो इस्कॉन का नामो निशान बांग्लादेश से मिटाने पर उतारू है? बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध एक इकाई एकता परिषद का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो सिर्फ 4 अगस्त से 20 अगस्त तक के ही आंकड़े अगर आप देखें, यानी कि करीब करीब 15 दिनों के आंकड़े, तो सिर्फ इन्हीं 15 दिनों के भीतर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की 2000 से ज्यादा घटनाएं हुई, जिनमें से 69 मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। और इनमें से 7 मंदिर जो हैं वो इस्कॉन मंदिर। इनमें तोड़फोड़ की घटना हुई, उन्हें जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। आखिर बांग्लादेश में इस्कॉन कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों है? तो इसका जवाब यह है क्योंकि कट्टरपंथी गैंग इसके जरिए जल्द से जल्द बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना चाहता है। और इस्कॉन उनकी इस मुहिम का सबसे बड़ा रोड़ा है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती। कैसे है यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश से पलायन के लिए मजबूर हो जाए। वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदू भागकर भारत में त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उन राज्यों में चले जाएं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए। कट्टरपंथी गैंग अपना प्लान कामयाब होता हुआ देख भी रहे थे। जब शुरुआत में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ जगहों पर हिंदू पलायन के इरादे से पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि पलायन समस्या का हल नहीं है, उन्हें संघर्ष करना होगा।
और फिर दुनिया ने बांग्लादेश में हिंदू समाज का प्रतिरोध भी देखा, जहां ढाका की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गूंज रहा था। हिंसा के जवाब में ये वो अहिंसक प्रदर्शन था जिसका संदेश पूरी दुनिया में। आपको एक बार बांग्लादेश की वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि जब चिटगांव में हिंदू प्रदर्शन के लिए उतरे तो सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैरान थे कि उनका दांव काम क्यों नहीं कर रहा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह इस्कॉन था। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, हिंदी में कहूं तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ। बांग्लादेश में रहने वाली 8% हिंदू आबादी के लिए इस्कॉन सनातन का सबसे बड़ा शक्तिपुंज, जिसकी जड़ें 60 के दशक से ही बांग्लादेश में गहराई से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से ज्यादा मंदिर हैं और एक मोटे अनुमान के मुताबिक वहां के हर जिले में इस्कॉन से जुड़ा कम से कम एक बड़ा मंदिर जरूर है, जहां वहां की हिंदू आबादी अपने त्योहार और अपने धार्मिक आयोजनों के लिए पिछले कई दशक से वो जुटती रही। इस तरह इस्कॉन के मंदिर और उससे जुड़ी आस्था बांग्लादेश में हिंदुओं की एकता की बुनियाद है और इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एक मजबूत किले की तरह। बांग्लादेश का कट्टरपंथी गैंग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता और समझता है और यही वजह है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है इस्कॉन के मंदिर और उनके साधुओं को निशाना बनाने से वो नहीं चूकते। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान भी कट्टरपंथियों ने वहां के इस्कॉन मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन इस्कॉन ने सारे जख्मों को झेलकर हमेशा संयम और भाईचारे को आगे बढ़ाया। ढाका में इस्कॉन का मंदिर 1971 में जब लड़ाई छिड़ी हुई थी पाकिस्तानियों के साथ, तो मुक्ति वाहिनी तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन लोगों के जख्म पर मरहम रखने का काम यही इस्कॉन कर रहा था। इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिरों में 24-24 घंटे लंगर चलते थे, 24-24 घंटे भंडारा चलता था और हिंदू मुसलमान बड़ी संख्या में वहां दिन रात शरण लेकर रहते थे और उनको एक तरीके से शरण भी दी गई, उनके जख्मों पर मरहम रखने का भी काम किया। लेकिन वही इस्कॉन के मंदिर बाद में कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। जिस चिटगांव में के इस्कॉन मंदिर से चिन्मय कृष्णदास जुड़े हुए हैं, वहां 2016 में कट्टरपंथियों ने सबसे बड़ा हमला बोला था, जिसमें वहां लूट और आगजनी की एक के बाद एक कई घटनाएं हुई, जिसमें कि पुजारी की हत्या कर दी गई। शेख हसीना की पार्टी की सरकार जब जब बांग्लादेश में रही, कट्टरपंथियों पर नकेल कसे रहे और इस्कॉन पर उस दौरान बड़े हमले की हिम्मत उनकी नहीं हुई कट्टरपंथियों। लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश को इस्लामिक बंगालिस्तान बनाने का ख्वाब देख रहे कट्टरपंथी गैंग अब इस्कॉन को फिर से निशाने पर ले रहा और उन्हें लगता है कि बंगालिस्तान, इस्लामिक बंगालिस्तान बनाने की उनका जो मंसूबा है, उनका जो सपना है, उसकी राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो है इस्कॉन। बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज को इस बार चिन्मय कृष्णदास लीड कर रहे थे। 22 नवंबर को उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के रंगपुर में एक विशाल रैली की थी और इस रैली के बाद से कट्टरपंथी गैंग और बांग्लादेश सरकार दोनों की नींद उड़ी। 22 नवंबर की उस रैली के 3 दिन बाद 25 नवंबर को चिन्मय कृष्णदास को ढाका में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो चिटगांव जाने वाले थे। बांग्लादेश की सीआईडी ने उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तारी की आधिकारिक वजह अभी तक नहीं बताई गई। तो आप जरा देखिए कि एक तरफ इस्कॉन से जुड़े हुए लोग जेल में हैं और चिन्मय कृष्णदास की जान पर खतरा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कैसे इस्कॉन पे नकेल कसने की साजिश रची जा रही है वो जरा देखिए। 5 नवंबर को इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की गई और उसके बाद
इसको लेकर के इस्कॉन को लेकर के जो धार्मिक चरमपंथी संगठन है, संगठन इसको बताया गया और कहा गया कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस्कॉन भक्ति नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों में शामिल है, इस तरह की बातें वहां कही जा रही। और बांग्लादेश की अदालत में ये एक तरीके से मामला पेंडिंग है और आज का अपडेट ये है कि वहां की जो अदालत ने सरकार को, यूनिस सरकार को कहा है कि वो इस्कॉन को लेकर क्या सोचते हैं, वो इसके बारे में उन्हें बताए। एक तरीके से इस्कॉन को एक चरमपंथी संगठन, एक आतंकी संगठन साबित करने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश में, और इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर कट्टरपंथी गैंग इस्कॉन के समर्थकों को का एक तरीके से कत्लेआम का फतवा जारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का मनोबल तोड़ने का यह सबसे बड़ा मौका है। बांग्लादेश की सरकार भी इस्कॉन पर नकेल कसने की साजिश में शामिल दिखाई दे रही है। इसी महीने 5 नवंबर को इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग हुई थी, जैसा कि हमने आपको दिखाया, और उसे एक आतंकी संगठन साबित करने की कोशिश हो रही है। यह सुनकर एक बारगी आपको हंसी आ सकती है, लेकिन सच यही है कि बांग्लादेश का कट्टरपंथी समाज और सरकार इस्कॉन से घबराते हैं, तो इसलिए क्योंकि इस्कॉन की पहचान सिर्फ बांग्लादेश और भारत तक सीमित नहीं है। यह दुनिया के 177 देशों में कृष्ण भक्ति की अलख जगा रहा है, प्रेम और आध्यात्म को नई दिशा देने में जुटा हुआ है, और दुनिया के तमाम देश इसे हिंदू धर्म से जुड़ा आध्यात्मिक संगठन मानते हैं और सम्मान भी करते हैं। बांग्लादेशी चरमपंथी जानते हैं, कट्टरपंथी जानते हैं कि इस्कॉन पर हमले होंगे तो दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई देगी। आज अमेरिका और यूरोप समेत तमाम देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मुहिम चल रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह इस्कॉन की वो पहचान है जो उसने दुनिया भर में कमाया है। और आप जरा इस बात पे गौर कीजिए कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले होते रहे हैं, उन्हें भी प्रताड़ित करने का एक लंबा सिलसिला चलता रहा है, लेकिन दुनिया के मंचों पर इसकी बात लगभग नहीं के बराबर होती। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर दुनिया भर में आवाजें उठ रही है, तो इसलिए क्योंकि इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। आपको बांग्लादेश के पत्रकार महमूदुर रहमान की एक बयान सुनाता हूं, जो बैन की मांग उठा रहे हैं, और आप सुनिए कि इस्कॉन को लेकर वहां किस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। আপনার ইসকনকেও বার্তা দেওয়ার দরকার নাই, দরকার হলে ইসকনকে ব্যান করে দেন। ইসকনের বিরুদ্ধে আপনারা দেখেন যে ইসকনের এই হিন্দুত্ববাদী নেতারা কারা, এটা তো দেখা দরকার। तो इस तरीके के लोग सिर्फ ये पत्रकार नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का एक बड़ा जमात है जो कि ये चाहता है कि इस्कॉन को प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेशी कट्टरपंथी गैंग उससे डरता है। और डर किस बात का है? डर यह है कि सनातन का यह संगठन जब तक बांग्लादेश में रहेगा, बांग्लादेश से हिंदुओं को उखाड़ना मुश्किल होगा। बांग्लादेश के हिंदू एकजुट बने रहें, और यही कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी चिंता है, और इसीलिए इस्कॉन लगातार उनके निशाने पर है। और अब बात उस डाइट चार्ट की जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है। पिछले 4-5 दिनों से यह डाइट प्लान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, और इस डाइट प्लान को जारी किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने, जो खुद ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही। और सिद्धू ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि इस डाइट प्लान को फॉलो करके उनकी पत्नी ने 4th स्टेज कैंसर को मात दे दी। इस डाइट चार्ट के सामने आने के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई, जिसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल साइंस के बड़े बड़े धुरंधर और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जानकार से लेकर आम आदमी तक सब कूद पड़े। सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ अपने खान पान में बदलाव लाकर आप कैंसर को हरा सकते हैं? आज इस सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा यह समझ लीजिए कि सिद्धू ने क्या कहा और जो कहा वो क्यों महत्वपूर्ण है, वो जरा एक बार
सिद्धू का बयान भी सुनाते हैं और उसके बाद उस डाइट चार्ट की तरफ भी चलेंगे। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। तो ये सिद्धू के बयान का एक हिस्सा है। उन्होंने जिस डाइट प्लान की बात की है उसको मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सिद्धू ने बात जो कही और उसके मुताबिक जो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी नवजोत कौर को जो कैंसर था उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात कही और उनकी बात क्यों महत्वपूर्ण है, उसको जरा समझने की कोशिश करें। सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी नवजोत कौर को 4th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज का कैंसर था, जो कि मेटास्टैटिक हो चुका था। मेटास्टैटिक क्या होता है? कैंसर में मेटास्टेसिया वो फेज है जिसमें पहुंच जाने के बाद कैंसर लोकलाइज्ड नहीं रह जाता, यानी कैंसर के सेल्स शरीर के उसी हिस्से तक सीमित नहीं रहते जहां वो पैदा होते। यानी कि अगर किसी को लंग कैंसर है तो जो कैंसर का सेल है या जो कैंसर का ट्यूमर है वो सिर्फ लंग तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगा। सो चाहे कैंसर किसी भी तरह का हो, अगर वो 4th स्टेज में चला गया यानी कि लास्ट स्टेज में चला गया, जिसको मेटास्टैटिक स्टेज भी बोलते हैं, तो मेटास्टेसिया में जाने के बाद कैंसर का नेचर स्प्रेडिंग हो जाता है, पूरे शरीर में फैलने लगता है। और डॉक्टर मानते हैं कि इस स्टेज में पहुंच जाने पर कैंसर को रोक पाना मुश्किल होता है और मरीज की जान बचने की संभावना भी नहीं के बराबर होती है। सिद्धू के मुताबिक नवजोत कौर का ब्रेस्ट कैंसर इसी स्टेज में, और सिद्धू के मुताबिक वो आज पूरी तरह से कैंसर मुक्त है। ये चमत्कार कैसे हुआ, इसको लेकर सिद्धू ने जिस डाइट चार्ट का जिक्र किया, जरा एक नजर उसको देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस डाइट प्लान को लेकर क्यों चर्चा हो रही है और क्या क्या बहस हो रही है। जरा एक बार नजर डालिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो उन्होंने कहा जो अपने डाइट प्लान में कि पानी का बहुत रोल होता है और पानी हमेशा उसका जो पीएच लेवल है वो अल्कलाइन नेचर का थोड़ा सा हो, उसका पीएच स्तर जो है वो 7 के आसपास रहे तो आपके शरीर के लिए ये अच्छा होता है। ये सिद्धू ने जितनी बातें कही है, ये भले इसको एलोपैथी में इसको लेकर के बहुत सारी बातें नहीं हो, लेकिन अलग अलग जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उसको लेकर अपनी राय रखती रही है और इसको लेकर अलग अलग तरह के रिसर्च होते रहे हैं और उसमें इनका फायदा इसके बारे में बताया गया है। कैंसर पर इसका कितना फायदा होगा ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक अल्कलाइन या यूं कहें कि पीएच 7 का पानी पीने का जो फायदा है उसको लेकर बहुत सारे लोग पहले भी बताते रहे हैं। उसके बाद सिद्धू कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले जो है सुबह की शुरुआत जो है गर्म पानी में नींबू और एप्पल साइडर विनेगर, है ना, सेव का सिरका जिसको बोलते हैं, उससे शुरुआत की उन्होंने। लहसुन की एक कली और एक कच्ची हल्दी के साथ और नीम के कुछ 8-10 पत्तों के साथ उन्होंने दिन की शुरुआत की। उसके बाद बादाम, ब्राजील नट्स, अखरोट और इसके 2-3 टुकड़े लेकर उन्होंने एक तरीके से ब्रेकफास्ट ही जिसको कह सकते हैं कि जो सुबह की शुरुआत वो कुछ इस तरीके से उन्होंने की। उसके बाद जरा आगे बढ़िए, अब इसमें रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, जरा इसमें गौर करिए। इसमें जरा जो सुबह की शुरुआत कैसे होती है जरा उस तरफ जाइए, अगला जो स्लाइड है। हाँ, तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो नींबू पानी, एप्पल साइडर विनेगर, लहसुन की कच्ची कली, ये सब के बारे में जो आयुर्वेद है उसके बारे में ये बातें कही गई है कि इन सबों का आपके शरीर पर बहुत सारे इसके फायदे होते हैं और उसमें आपके डाइजेशन को ठीक करने से लेकर आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने, जैसे कच्ची हल्दी जिसमें कि करक्यूमिन होता है और उसके बारे में भी उसके भी अलग अलग हेल्थ बेनिफिट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है कि आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। और
क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो उसमें उसका भी आपके शरीर पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नीम के पत्ते हैं वो आपके ब्लड को साफ करता है, उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें, इसके अलग अलग फायदे हैं। इसका कैंसर पर कितना फायदा होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन ये सारी चीजें फायदेमंद हैं अपने अपने हिसाब से, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आगे बढ़िए। अब दोपहर में वो क्या कह रहे हैं कि पेठे का रस या संतरे का जूस, अदरक और पाइनएप्पल जूस, तो कई बार इन सब को मिला के भी उन्होंने कहा कि हम अदरक और ले सकते हैं। तो ये पेठे का रस और ये सारी चीजें जो है, अगेन इसके बारे में आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इस तरह के डाइट का अपना एक फायदा बताया गया है, जो कि बताता है कि कैसे आपके शरीर पर जो है ये इन सब चीजों का एक बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। जिस तरह से आप देखिए, दिन में उन्होंने और कहा, क्या कहा, इलायची, तुलसी, अदरक, दालचीनी का काढ़ा। अब ये सारी चीजें, ये भारतीय मसाले हैं और जड़ी बूटी है जिसका कि आपके शरीर पे पॉजिटिव असर होता है, इसको लेकर के आयुर्वेद में बताया गया है। उसी ढंग से फलों में शहतूत, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, अनार, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट वाले ये सारे फल हैं और ये सब मसाले हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, ज्यादा शुगर हो, उसकी बजाय लो कार्ब डाइट, जिसको कहें कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और जिसमें कि मेडिसिनल वैल्यू जिसकी ज्यादा हो, औषधीय गुण जिसमें ज्यादा हो, उसका इस्तेमाल करने का आपके शरीर पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आगे बढ़िए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्नैक्स में सेंधा नमक के साथ रोस्ट किए हुए मखाने, आप जानते हैं कि कैल्शियम और बहुत सारे दूसरे हेल्थ बेनिफिट से भरपूर होते हैं। और इस तरह की उन्होंने कहा कि हेल्दी फैट के लिए आप एवोकाडो, जो कि एक खास तरह की सब्जी होती है जो कि इंडिया में नहीं होती, ज्यादातर इंपोर्ट की जाती है, और नारियल की मलाई, इसका भी उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया है। और उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात उन्होंने कही है। अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कि अगर आप शाम में 6 बजे आज खाना खाते हैं तो अगले दिन 9 बजे 10 बजे आप खाना खाएंगे, यानी कि 15 से 16 घंटे 17 घंटे के बीच की फास्टिंग हो जाती है, आप खाली पेट रहते हैं। और इससे आपके शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। इसको लेकर के भी अलग अलग रिसर्च हुए हैं और उसके बहुत सारे फायदे के बारे में पहले से बताया जा चुका है, जिसमें कि ये बातें भी शामिल है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत उसका फायदा होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है, उसको रीसेट करने का मौका मिलता है और आपके पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो दुरुस्त होता है। इसको लेकर के एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि 2016 में योशिनोरी ओसुमी, जो कि एक मेडिकल साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी एक खास खोज के लिए, जिसको कि ऑटोफेजी कहा जाता है। और ऑटोफेजी क्या होता है कि वो एक तरह की नेचुरल प्रक्रिया है शरीर की, जिसमें कि शरीर अपने ही सेल्स को रिसाइकल करता है, खुद से उसको ईटिंग, मतलब आप खुद से उसको खा जाता है और इस तरीके से उसके कंपोनेंट का इस्तेमाल करता है कि वो आपके शरीर के लिए जो बेनिफिशियल भी होता है और ऊर्जा और जरूरी कंपोनेंट के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जो सेल डैमेज हो गए या जो सेल बहुत काम के नहीं हैं, उनको एक तरीके से रिसाइकल कर देना। और इसकी ओसुमी की जो रिसर्च थी उसमें उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए इस प्रक्रिया को ट्रिगर किया जा सकता है, मतलब ऑटोफेजी को ट्रिगर किया जा सकता है, उसकी शुरुआत की जा सकती है। और सिद्धू का दावा है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो लो कार्ब डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस तरह के मेडिसिनल वैल्यू वाले डाइट प्लान की वजह से उन्होंने कैंसर को हरा दिया। तो एक तरफ सिद्धू का जारी किया हुआ ये डाइट प्लान है और दूसरी तरफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट के मामले में भारत का सबसे बड़ा सेंटर है, उसने चिट्ठी जारी की है और उसने कहा कि ये जो डाइट प्लान बताया गया है वो कैंसर को रोकने में कारगर है। इसको लेकर उनके पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, हालांकि इसमें से कुछ चीजों पर रिसर्च हो रहा है, लेकिन फिलहाल उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर इन चीजों को कैंसर प्रतिरोधक के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सके। इसीलिए वैसी चीजें जो प्रमाणिक नहीं है उसकी वजह से कैंसर के इलाज में देरी ना करें और कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर की तरफ से जारी किए गए इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कहा जा रहा है कि आयुर्वेद और दूसरी चिकित्सा प्रणालियों में यकीन करने वाले बहुत सारे लोग ये ऐसा लिख रहे हैं कि एलोपैथी कोई परम सत्य नहीं है
और जो बातें एलोपैथी नहीं मानता, ये जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो। तो दुनिया में दूसरी तमाम चिकित्सा प्रणालियां हैं, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा, तमाम तरह के। तो उससे जिससे कि लाखों लोगों को फायदा होता है, और कई बीमारियां जिसका नेचुरोपैथी में या एलोपैथी में आज भी इलाज नहीं है, दूसरी प्रणालियों में उसका इलाज है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो बयान है उसको पक्षपातपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि आज भी कैंसर एक गंभीर बीमारी है, और उसको लेकर किसी तरह के सिर्फ डाइट प्लान पे निर्भर रहना एक खतरनाक और जोखिम भरा काम हो सकता है। अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, लेकिन अगर उसके साथ आपको विश्वास है तो इस तरह के डाइट प्लान को भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है संभवतः। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही। वक्त है